Hello everyone, welcome back guys to this online classroom. I am Rahul Vikram and you are watching your favorite channel that is PI Rahul. So बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम एंड एक्सरे और हमने अभी तक एक्सरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है ना। एक्सरे क्या होता है, कैसे बना, एक्सरे की कैटेगरीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या होता है, कंटिन्यूस एक्सरे क्या होता है, इंटेंसिटी वेवलेंथ के बीच में क्या वेरिएशन होता है, वो सारी चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, तो प्रोबेबली आज का लेक्चर जो है वो आपका लास्ट लेक्चर है, मतलब लास्ट का नहीं आज के इस चैप्टर का एक्सरे वाले पोर्शन का लास्ट लेक्चर। इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें बच्चों अपन एक्सरे की, तो जस्ट प्रीवियस पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मूसलेस लॉ। ठीक है, अब इस पर बस चर्चा करें उससे पहले मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूँ कि बात करो पिछले लेक्चर की, प्रीवियस लेक्चर की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है, किसकी बात करी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। बोल हाँ या ना, क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की बात करी बच्चों। कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम नहीं थी। कंटिन्यूअस में तो क्या था कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ है वो बिल्कुल कंटिन्यू था, है ना। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं देखा है लेक्चर, जिन बच्चों को नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स का लेक्चर वाइज लिंक अवेलेबल है। आप चाहे वहाँ से देख सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च करें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे PI राहुल, तो आपको चैनल वीडियो मिल जाए। खैर कोई बात नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, अब इसमें प्रॉब्लम थी क्योंकि इस पर क्या था, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ग्राफ जो है, जो वेरिएशन आ रहा था, कहीं ना कहीं मुझे स्पेक्ट्रम में शार्प लाइंस मिल रही थी। क्या मिल रही थी? स्पेक्ट्रम में शार्प लाइन मिल रही थी। अच्छा, हमेशा मिली? नहीं, हमेशा मिली नहीं मिली, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मिली और वो वेवलेंथ क्रॉस करने के बाद ग्राफ वापस नॉर्मल हो गया। फिर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मेरे को अचानक से शार्प लाइंस मिली और वो वेवलेंथ क्रॉस होने के बाद वापस मेरा ग्राफ नॉर्मल हो गया, लेकिन मिल तो रही थी, तो कुछ तो गड़बड़ था। तो 1930 में, एक जमाने की बात है जब मैं बूढ़ा हुआ करता था ठीक है सर, आप तो अभी भी बूढ़े हो, है ना। तो 1913 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी मूसले। क्या क्या नाम होते हैं यार, हेनरी मूसले। ठीक है, इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे पर कुछ स्टडी किया, है ना। मतलब इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया। वही एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, हेनरी मूसले ने 1913 में कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपना खुद का मॉडल बनाया। उन्होंने अपना खुद का मॉडल बनाया, ठीक है, एटम के लिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ये हेवी एटम्स पर किया या हेवी एलिमेंट्स पर किया। उन्होंने किस पर किया? हेवी एलिमेंट्स पर किया, छोटे मोटे पर नहीं किया। देखो, ये मैं बताऊं, ये बिल्कुल कहाँ से रिलेट कर रहा है? बोहर के एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बट बोहर का एटॉमिक मॉडल इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कहीं हो ज़्यादा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हेवी इलेक्ट्रॉन्स या हेवी एलिमेंट सिस्टम के लिए जो है वो हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों? उन्होंने देखा कि अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो स्पेक्ट्रम मिला वो लगभग सिमिलर था। जो स्पेक्ट्रम मिला वो लगभग सिमिलर था, ठीक है। उन्होंने पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रम निकाला, किसी और डिफरेंट एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रम निकाला, तो दोनों स्पेक्ट्रम लगभग क्या थे? सिमिलर थे, ठीक है। तो फाइनली इन सभी, और दूसरा एक तो ये पॉइंट उन्होंने कंसिडर किया कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए मैंने अलग अलग एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रम निकाले और लगभग वो सभी मुझे क्या मिले? सिमिलर मिले। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या नोटिस किया? दूसरा पॉइंट उन्होंने बच्चों ये नोटिस किया कि फ्रीक्वेंसी, कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे आपका जो स्पेक्ट्रम है या जो आपका ग्राफ बनाया है वो स्पेक्ट्रम हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो स्पेक्ट्रम
shift towards higher frequencies, यानी कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, मान लो पहले मैंने 38 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट लिया, देन 39 लिया, देन 40 लिया, तो जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी फ्रीक्वेंसी, जो स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी थी या जो मुझे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिल रही थी वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उन्होंने अपने दिमाग को कुछ किया, अपना दिमाग दौड़ाया और उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर डाला। बट उन्होंने फ्रीक्वेंसी को लिया अंडर रूट, ठीक है, नॉट स्क्वायर, ओनली अंडर रूट। तो उन्होंने अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर डाला और उन्होंने ग्राफ को कैसा देखा, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। ये मान लो के बीटा और एक के अल्फा अलग अलग निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। बीटा के लिए ऊपर आएगा, अल्फा के लिए थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। देखो लगभग ये कर्व सेम है, ठीक है, पीछे बढ़ा दो तो कुछ ऐसा है। देखो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिला। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, राज की बात बताऊं तो उन्होंने एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो आपको अच्छे से पता है कि ये ग्राफ कब आएगा, जब आपका कुछ रिलेशन ऐसा होगा। इस ग्राफ को देख के आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अब यहाँ उसने गड़बड़ झला कर दिया। क्या आपको लेना क्या था, एटॉमिक नंबर जेड, उन्होंने जेड नहीं लिया, उन्होंने कुछ और लिया है, क्या, जेड माइनस बी। ये क्या बात हुई सर, यही बात है। अब जेड माइनस बी क्या है वो समझाऊंगा मैं, फिलहाल सुनो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। अब ये कि अंडर रूट मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है और जो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है मैं उसे निकाल देता हूँ। तो अंडर रूट हटा दो, बोले तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब आपको अच्छे से पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के जब मैं इक्वल टू लगाता हूँ तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है, स्मॉल ए। अब दोनों बात की बात करते हैं, दो कांस्टेंट है, z पता लग गया, न्यू तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी है, a एंड b। अच्छा a का भी आपको पता लग गया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। b क्या है, पहले a के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पहले a के बारे में बात कर लेते हैं। a तो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये तो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, ना कि टारगेट पे। आप कौन सी मेटल पे डाल रहे हो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आप एक्सरे के लिए इलेक्ट्रॉन टारगेट करवा रहे हो तो टारगेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप चाहे कोबाल्ट पे करवाओ, आप चाहे निकल पे करवाओ, आप चाहे टंगस्टन पे करवाओ, चाहे जिस पे करवाओ, वो डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड ये करेगा कि ट्रांजिशन कैसा हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांजिशन होता है ना भाई, n=1 से 2 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, वो ट्रांजिशन पे a डिपेंड करेगा। कैसे करेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ, बट फिलहाल ध्यान रखो कि a जो है वो ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा उसका प्रूफ मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो ये बात होगी। अच्छा प्रूफ भी बता देता हूँ। अब थोड़ा सा आता है अपन बोहर्स मॉडल पर। कहाँ, बोहर्स मॉडल। अगर बोहर की बात करें, देखना अब बोहर्स मॉडल कैसे रिलेटेड है वो मैं बताता हूँ। अगर बोहर की मॉडल की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, आर सी जेड माइनस आर सी, रिडबर्ग कांस्टेंट, लाइट वेलोसिटी, जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
क्या यही था आपकी फ्रीक्वेंसी? क्या यही वो है फ्रीक्वेंसी है? बिल्कुल सर, ये तो वही है। अब देखो, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। फर्स्ट एंड सेकंड देखो, क्या दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल है? ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, मैं मिटाने वाला हूँ, है ना। क्या दोनों ही फ्रीक्वेंसीज हैं? ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन, इन दोनों को कंपेयर करवा लेता हूँ मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा लेता हूँ। ये इनकी हिस्ट्री हो गई मोस्टली लोगों की, हटा देते हैं इनसे, कोई मुझे लेना देना नहीं है। अच्छे सर, आपको किससे लेना देना है फिर? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करवाता हूँ। तो इन दोनों को कंपेयर करवाता हूँ, तो जो z वाला पार्ट है, जो एटॉमिक नंबर वाला पार्ट है, ये z माइनस बी और z स्क्वायर, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए नेग्लिजिबल मान लेता हूँ, मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल मान लेता हूँ। तो इससे ये कट जाएगा और फाइनली आपको a की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन किया मैंने, तो मुझे a की वैल्यू मिली है स्मॉल a इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट लाइट वेलोसिटी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दैट्स इट। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर है? नहीं है। अच्छा, कोबाल्ट का अगर टारगेट है तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर अलग होगा। निकल का अगर टारगेट लिया मैंने, निकल का जो मेटल टारगेट लिया, तो उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा। अगर मैं टंगस्टन लेता हूँ तो उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा। तो अगर मैं टारगेट अलग अलग लेता तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होता। अब अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग होता तो ए भी आपका चेंज होता। लेकिन फॉर्मूला में देख, क्या तुझे ए जेड दिखाई दे रहा है पूरे फॉर्मूला में? नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे टारगेट से तो कोई लेना देना नहीं। मैंने बोला ना आपको कि ए जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, टारगेट पे नहीं डिपेंड करता। तो देख, आर रिडबर्ग कांस्टेंट फिक्स है, सी लाइट वेलोसिटी ये भी फिक्स है। डिपेंड किस पे करेगा? n1 एंड n2 पे। तो कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगा। क्या? किस पे डिपेंड करेगा? ट्रांजिशन पे। क्यों करेगा? फॉर्मूला देख ले, n1 n2। 3 से 4 में आएगा तो a की वैल्यू अलग होगी, 4 से 3 में आएगा तो a की वैल्यू अलग होगी, 1 से 2 में आएगा तो a की वैल्यू अलग होगी, है ना। तो जहाँ से जहाँ जाएगा वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं b के बारे में, स्मॉल b। अब ये b का क्या लफड़ा है? तो बच्चों b है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। b क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब b के बारे में थोड़ा सा लफड़ा है, b के बारे में थोड़ा सा लफड़ा है, समझेंगे इसे डीप में। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं b को। मान लो फिलहाल आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस तरीके से कुछ इसके अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ बन गया भैया, ठीक है। एंड हियर इज ऑल्सो, दैट्स इट, ठीक है। अब बच्चों होगा क्या, सीन क्या बनेगा, सुनना बात को, अरे तू जाना रे। अब सीन क्या बनेगा कि मान लो आप आए हो n इज इक्वल टू 1 से, फिलहाल मान लेते हैं, सॉरी, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में। सर क्यों आए मैं क्यों आऊँ n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में? क्यों आऊँ? मेरे को तो नहीं आना। अरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन जाएगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, उसको फिलअप करने के लिए हायर एनर्जी लेवल से उस लेवल में आपको इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों आएगा उसका रीज़न पता है। अब कैसे आया, क्या हुआ, वो समझते हैं। तो जो पॉलिस के अकॉर्डिंग, आपने केमिस्ट्री में पॉलिस एक्सपेरिमेंट, पॉलिस थ्योरी पढ़ी है, तो पॉलिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल लिया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के और यहाँ पे होल क्रिएट करके चला गया। इसको फिलअप करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन
इस के शेल में, मान लो इसको शेल को नाम दे दिया KLM, तो ये जो के शेल है जहाँ पे आपने होल क्रिएट किया है, इस शेल में पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन और अवेलेबल था। इस शेल में पहले से एक इलेक्ट्रॉन और अवेलेबल था, जो क्या है, छुप गया है, स्क्रीनिंग हो चुकी है ना। तो इस होल के पीछे, इस होल के पीछे एक इलेक्ट्रॉन छिपा हुआ था, इसीलिए बोलते हैं इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब स्क्रीन हो गया है, वो एक दूसरे के पीछे छिप जाना, वो सारा काम। अब देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर देखना, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की वजह से फोर्स लगेगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या न्यूक्लियस की वजह से फोर्स लगेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन पर मान लो इसका एटॉमिक मास है Z, सॉरी एटॉमिक नंबर है Z, तो मुझे बताओ क्या इस पर फोर्स लगेगा न्यूक्लियस की वजह से? बिल्कुल लगेगा। कितना? मान लो इस पर लगा +ZE, बाहर की तरफ लगेगा, सॉरी अंदर की तरफ लगेगा, +ZE तो अंदर, ये लो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कितना फोर्स लगा? +ZE। ठीक है भाई, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कितना फोर्स लगाएगा? पॉजिटिव फोर्स लगाएगा, कितना? Z × E। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ओके सर। इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करो। अच्छा, ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। कहाँ लगाएगा? बाहर की तरफ। कितना फोर्स लगाएगा? -इलेक्ट्रॉन। कितना फोर्स लगाएगा? -E। क्यों? फैसली बात है यार। ठीक है, तो ये वाला जो अंदर फोर्स लग रहा है F1, वो तो लग रहा है Z × E प्लस का, और ये जो बाहर फोर्स लग रहा है F2, वो लग रहा है -E। अच्छा बताओ किसका फोर्स ज़्यादा होगा? न्यूक्लियस वाले का ज़्यादा होगा या इस एक अकेले नालायक से इलेक्ट्रॉन का फोर्स ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा? ग्रुप का ज़्यादा होगा, यानी ZE, यानी F1, यानी अंदर वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा F2 से। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? सर F1 - F2 लिख दो, मैंने कहा ले, F1 की वैल्यू बोल Z × E, F2 की वैल्यू बोल -E, E कॉमन ले लो, कितना बन गया? Z - 1। E कॉमन ले लो, कितना बन गया? Z - 1। दैट्स इट। तो कहने का मतलब उन्होंने ये चीज़ प्रूफ कर दी। आई बात समझ में? तो वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि इस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है या कोई भी चार्ज, मतलब ठीक है ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, जो आप एटॉमिक नंबर ले रहे हो, वो Z ना लेके आप क्या लो? Z - 1 लो। आप क्या लो? अभी क्या ले रहे हो? सब जगह Z लिख रहे हो आप, सब जगह क्या लिख रहे हो? Z लिख रहे हो। बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या लिख रहे हो? Z लिख रहे हो। तो वो मोस्टली ये कहना चाहते हैं कि Z ना लिखो, Z - समथिंग। अभी के सीरीज में आया इसलिए B1 लिखो, L में आते तो कुछ और लिखते 7.43। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। तो वो ये कहना चाहते, ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं, इसे बोलते हैं स्क्रीन इफेक्ट, कि जो चार्ज है, जो भी आपका चार्ज है उस पर फोर्स ZE नहीं लगेगा, उस पर फोर्स लगता है इंस्टेड ऑफ दिस Z - 1E। ये स्पेशल केस है। ये कब है? जब n = 2 से n = 1 में आ रहा, 3 से 2 में आएगा तो कुछ और अलग लगेगा, 4 से 3 में आएगा तो कुछ और अलग है। लेकिन Z - समथिंग कुछ, एक्चुअली Z नहीं, Z - समथिंग कुछ, और उस माइनस समथिंग को उन्होंने क्या लिखा? B। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप इसकी जगह Z - B रखो, जहाँ जहाँ आप Z लिखते हो ना, वहाँ Z - B लिखो, और B क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट।
तो अब देखो ये वाली बात किसके लिए, n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू 2, 1 से 2 में कौन सी सीरीज आती है बेटा, k सीरीज आती है। तो k सीरीज के लिए अब b की वैल्यू भी जरूरी है ना, b कांस्टेंट है, तो k सीरीज के लिए b की वैल्यू k सीरीज के लिए होती है 1, b की वैल्यू l सीरीज के लिए होती है 7.4 समथिंग, m सीरीज के लिए 14.3 समथिंग कुछ होती है यार, एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं है। m सीरीज के लिए होती है 14.9 समथिंग कुछ ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से सबके लिए अलग अलग करेंगे, है ना। अगर आप l सीरीज के लिए बात करते हो, l सीरीज आपको अच्छे से पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में मैंने आपको बता दिया कब होगा। तो l सीरीज की बात करोगे तो यहाँ z-7.4, k सीरीज की बात करोगे तो z-1, m सीरीज की बात करोगे तो z-this, ठीक है। इस तरीके से b की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मोस्टली एग्जाम में आपको यही मिलेगी, ठीक है, यहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं करेक्शंस की मुँह से लेके। तो ये तो चीज़ समझ में आई b की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं मूसलेस करेक्शन, मूसले के करेक्शन। अच्छा, बोहर्स ने क्या कहा, बोहर ने क्या कहा, बोहर ने एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया, डेल्टा E इजिकल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, ये दिया उन्होंने 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये दिया बोहर ने। तो मूसले ने यहाँ करेक्शन किया, मूसले ने करेक्शन किया। मूसले ने क्या करेक्ट किया कि आप z ले रहे हो ना, z मत लो, आप z की जगह 13.6 z-b लिखो, ये करेक्ट है। आप क्या लिखो, z-b लिखो। सिमिलरली ये तो बात होगी एनर्जी की। अगर बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ के लिए 1/λ इजिकल टू क्या है, सॉरी लेमडा इजिकल टू क्या है, 1/λ इजिकल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसकी जगह वो क्या बोले कि 1/λ r z माइनस b का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा लिखो। उन्होंने जहाँ जहाँ z था वहाँ वहाँ उन्होंने z-b करवा दिया, ऐसी ज़बरदस्ती देखो साहब, ठीक है। उन्होंने फ्रीक्वेंसी की बात करी, बोहर ने फ्रीक्वेंसी क्या दी, आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मूसले आए, मूसले ने क्या किया, z की जगह b रखवा दिया, आर सी जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इस तरीके से उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके अपना करेक्शन करवा दिया, ठीक है। तो बच्चों इस बात से एक बात पता लगी है क्या, कि मूसलेस का लुक हर एक जगह पे बोहर के मॉडल को सपोर्ट करता है, करेक्शन की है वो भी होते हैं, बट बोहर के मॉडल को एक सपोर्ट मिला, उन्होंने ऐसा इस्टेब्लिश कर दिया कि बोहर का मॉडल सही है, ठीक है। उन्होंने क्या इस्टेब्लिश कर दिया कि बोहर का मॉडल एकदम करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब और थोड़ी सी बात करते हैं के सीरीज़ के लिए, स्पेशली मैं के सीरीज़ के लिए बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जगह आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कि मिटा देता हूँ यार, सही रहेगा, मिटा देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ के सीरीज़ के लिए, कुछ वेवलेंथ और एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनली। ठीक है, तो 4 के एल्फा सीरीज या के एल्फा लाइन, ठीक है। के एल्फा में क्या होगा, n इजिकल टू 2 से एटम का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, n इजिकल टू 1 में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कोई सी नई बात है सर इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूँ, मार्कर कहाँ गया ब्लैक वाला, अगर मैं इसके लिए बात करूँ कि वेवलेंथ क्या है, तो सिंपल वेवलेंथ तो ये थी 1/λ r z माइनस बी का होल स्क्वायर
1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला था, ठीक है, क्लियर है ना। अब n1 = 1 और n2 = 2 रख दो। k सीरीज के लिए b की वैल्यू क्या होगी 1, तो फॉर k सीरीज के लिए b की वैल्यू कितनी होती है 1। तो k सीरीज के लिए b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे रखो 1/λ r z-1² ओके। 1/n1 कहाँ में आ रहा है 1 में आ रहा है, माइनस n2 कितना है, कहाँ से आ रहा है 2 से आ रहा है। इसको सोल्व करो तो कितना बन गया 3/4 बन गया। सो 1/λ = r z-1² 3/4। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालो, लेमडा = 4/3r z-1²। ये आ गई लेमडा की वैल्यू, ठीक है। और 1/r की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट है। 1/r की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, 1/r = 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये सब अपन एटम बोहर्स मॉडल में कैलकुलेट कर चुके। 1/r = 912 रख दो, तो फाइनली आपको कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा, लेमडा = 4 × 912/3r z-1²। सोल्व करो 1/λ, सोल्व कर लो। 4 × 912 में डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूँ, 1216/z-1²। ये है आपके वेवलेंथ, ये है आपके वो वेवलेंथ जो आपको के सीरीज में मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरीके से इसके लिए आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है c/λ। तो ये जो लेमडा की वैल्यू आई है इसको c से मल्टीप्लाई कर दो। सो फ्रीक्वेंसी = मैं रेड पेन से करता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अच्छा ये सारी कैलकुलेशन में के अल्फ़ा के केस में कर रहा हूँ, आप चाहो के बीटा में करो, आप चाहो एल अल्फ़ा में भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट मैं इसके लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को बी की वैल्यू इजी मिल जाएगी 1, और ये वाली कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक से, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी = क्या c/λ, लेमडा की वैल्यू पुट करो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है लेमडा की 1216/z-1²। तो इसे ऐसे लिख दो, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करो तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा 2.47 इंटू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 10⁻15 z-1² हर्ट्ज़। ये आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अच्छा ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि 2 से 1 में जंप करने पर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी। सो डेल्टा ई, एनर्जी का फॉर्मूला h × न्यू, h × न्यू लगाओ चाहे hc/λ लगाओ, जो आपकी इच्छा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी आपको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 10.2 z-1² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आपकी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा। तो जो एक्सरे निकल रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे निकल रही है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इतनी होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इतनी। जेड बोले तो वेरिएशन सिर्फ जेड का आ रहा है, ठीक है। कोबाल्ट है, उसका जेड रख दो तो उसके लिए पर्टिकुलर निकल जाएगा। निकल मेटल है, निकल के लिए रख दो। तो ये सब टारगेट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो बच्चों जो मूसले के लोगों का बहुत सारे अपने देखा जाए तो काफ़ी इससे बेनिफिट मिले। सबसे पहला बेनिफिट तो बोहर के मॉडल को इसने सपोर्ट किया, तो वहाँ से हमें एक आइडिया हो गया कि हाँ एटम का जो है जो बेसिक मॉडल है वो कुछ इस तरीके का होगा।
दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा यूज़ हुआ है केमिस्ट्री में। क्या सर? केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल में जो भी आपने कहीं बार ऐसा देखा होगा कि हायर एटॉमिक मास का एलिमेंट तो आगे रखा हुआ है और उससे कम एटॉमिक मास का एलिमेंट पीछे रखा हुआ है, जैसे कोबाल्ट और निकल। इसमें से कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है और निकल का एटॉमिक मास कम है, ठीक है। फिर भी कोबाल्ट आगे रखा हुआ है, निकल पीछे रखा हुआ है ना। कोबाल्ट फिर निकल आता है, जबकि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आना क्या चाहिए था, निकल हल्का है तो निकल एंड कोबाल्ट ऐसा आना चाहिए था, बट आता कैसा है, कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट भारी है, निकल हल्का। तो उन्होंने ये बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जमा रहे हो ना, वो उनका एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है, उनका लेना देना है Z, बोले तो एटॉमिक नंबर्स। तो उन्होंने ये देखा कि एटॉमिक नंबर से लेना देना है, ना कि एटॉमिक मास से। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है और निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसलिए उसे ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने एक अच्छा आइडिया दिया कि जो कोबाल्ट और निकल है उनमें एटॉमिक मास से लेना देना नहीं है, उनको एटॉमिक मास के ऑर्डर में नहीं जमाना है, उनको जमाना है एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी और भी बेनिफिट मिले हैं हमको, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए अपन यही ख़त्म करेंगे और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एटम एंड एक्सरे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब इम्पल्स सीरीज के अंदर मैं सभी क्वेश्चन एक्सरे के करवाऊंगा। तो आज के लिए अपन यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियस में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।